आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में एक खास व्यक्ति हैं। लोग कहते हैं कि शिक्षा में काम होना चाहिए, लोग कहते हैं विकास होना चाहिए, बहुत सारी चीजें कहते हैं सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर कर दिखाते हैं। उसी में एक ऐसे खास व्यक्ति, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा पुरुष मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच में हैं। और मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक नाम दिया शिक्षा पुरुष, और शायद आप भी चौंके होंगे और बहुत सारे लोग भी चौंकते हैं, लेकिन क्योंकि बातें हमेशा होती है, विकास पुरुष बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर। आज शिक्षा की अगर हम बात करें तो आपने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसकी मैं कहूंगा कि हर ओर चर्चा होती है, पूरे विश्व में चर्चा है, बात केवल भारत की नहीं है। ये ख्याल कहाँ से आया? एक्चुअली ख्याल क्या, देश की जरूरत है। मैं आपको कहूँ कि जब हम छोटे थे तो बचपन में पढ़ते थे कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री और 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। तो हमेशा हमको कहा जाता था कि 25-30 साल पहले इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। फिर हम पूछते थे भाई डेवलप कब होगा, मतलब 5-7 देश डेवलप्ड हैं, तो बोलते थे अभी हो जाएगा बस थोड़े दिन में। आज हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम उनको भी वही पढ़ा रहे हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत तो है कि कमी कहाँ रह गई। भारत में संसाधनों की कमी नहीं है, भारत में मेहनतकश लोगों की कमी नहीं है, भारत में अच्छे विजनरी लीडर्स की कमी नहीं है, इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है। फिर गलती कहाँ हो गई? हमें लगता है गलती एजुकेशन में हो गई। हमने अपने सारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की व्यवस्था नहीं की। एक मिनिमम अच्छी तो देते। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बच्चों को आप एक ही लेवल पे ले जाके खड़ा कर दोगे। आप टॉप लेवल अपने सारे बच्चों का कभी तय नहीं कर सकते, लेकिन आप मिनिमम लेवल तो तय कर सकते हैं कि हर स्कूल से निकलने वाला बच्चा कम से कम इतना जरूर जानता होगा और इतना कॉन्फिडेंट होगा और ये करने लायक होगा। तो इसलिए आपने बेसिक शिक्षा को पहले चुना। इसीलिए हमने बेसिक शिक्षा को, स्कूल शिक्षा को पहले चुना। और भारत से प्यार करते हैं तो भारत को विश्व गुरु बनाना, सोने की चिड़िया बनाना, ये सब शब्द हैं। भारत को एक शिक्षित राष्ट्र बनाना है। शिक्षित राष्ट्र बनेगा तो समर्थ भी बन जाएगा, विकसित भी बन जाएगा, विश्वगुरु भी बन जाएगा। बिल्कुल, विकास के साथ साथ शिक्षा भी बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में और क्या नया मनीष सिसोदिया जी लेके आ रहे हैं? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि हर बार जब आप कुछ भी घोषणा ऐसी करते हैं तो कुछ उसमें नयापन होता है, तो हम ये चाहेंगे कि अब की बार क्या कुछ नया लेके आए। नहीं, इस साल हमारा सरकार का जो 2-3 प्रायोरिटीज हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक तो स्कूलों में नया शिक्षा बोर्ड बना रहे हैं, और उसका मकसद यही है कि हर बच्चा जो रोट लर्निंग करता है, रटने की परीक्षा करता है, उसकी जगह उसकी ज्ञान की, उसकी समझ की परीक्षा ली जाए और कंटिन्यूसली जाए। साल के अंत में 3 घंटे की एक परीक्षा ना हो, लगातार हो। दूसरा, हम देशभक्ति पाठ्यक्रम लेके आ रहे हैं, उसमें हर बच्चे को कट्टर देशभक्त बनाना हमारा मकसद है कि जो भी बच्चा पढ़े वो अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन कट्टर देशभक्त भी बने। अगर देशभक्ति शब्द पे बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है। जो सही देशभक्त है उसको तो खुश होना चाहिए। देश की सारी राजनीतिक पार्टियां, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, अपने स्कूलों में जिम्मेदारी लें कि हम अपने यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे को देशभक्त बनाएंगे, और जो सच्चा देशभक्त है उसको इस बात से खुशी होगी। उसको खुशी होनी चाहिए, बिल्कुल खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि हर बार कुछ नया होता है। मनीष जी, इस बार आप उत्तराखंड भी होके आए हैं। उत्तराखंड की राजनीति में आपकी दखलंदाजी कैसे हो पाएगी, क्या रणनीति है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड में देखो, वो उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, ये भारत के सिरमौर राज्य कहे जाते हैं, मतलब माथे पे बिठाने वाले, और देवभूमि कहते हैं उसको। तो देवभूमि में जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह की संसाधन है वहाँ, जिस तरह के मेहनती लोग हैं, उन सब ने मिलकर एक सपना देखा कि हम एक अलग राज्य बनाते हैं, उसको एक अलग तरीके से विकसित करेंगे। वो निर्माण हुआ नहीं। नेता आपस की नूरा कुश्ती में, आपस के तालमेल में करप्शन करते रहे, लोगों के सपनों के साथ छल करते रहे। आज उत्तराखंड में स्कूल नहीं है, वहाँ भी शिक्षा पहला बिना शिक्षा के आप किसी भी राज्य को, किसी भी राष्ट्र को, आपका परिवार खड़ा नहीं सकता। आज देखिए, आप यहाँ बैठे हैं, आज से हो सकता है 5-6 पीढ़ी पहले आपके परिवार में भी शिक्षा ना रही हो। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे परिवार में हो सकता है 5-6 पीढ़ी पहले शिक्षा ना रही हो। तो किसी एक पीढ़ी ने तय किया होगा कि हम एक साइकिल बाद में खरीद लेंगे, पहले अपने बच्चे पढ़ा लेते हैं, एक कमरा बाद में बनवा लेंगे, पहले अपने बच्चे पढ़ा लेते हैं। तो आज उत्तराखंड में भी इस बात की ज़रूरत है कि उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में बढ़िया एजुकेशन मिले।
उत्तराखंड में किसी समय स्कूलों के लिए जाना जाता था, लोग देहरादून, नैनीताल, जी। मसूरी स्कूलों में भेजते थे अपने बच्चे देश भर से। आज हम वो नहीं देख रहे हैं। सरकारी स्कूल शानदार हों, एक बार अगर सरकारी स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई होने लगी और क्वालिटी की एजुकेशन होने लगी जैसी दिल्ली में दी जा रही है, तो आप तय मानिए कि उत्तराखंड के बारे में जो कहा जाता है ना कि उत्तराखंड के यंग जनरेशन, जैसे हिंदी में बोलते हैं उत्तराखंड जी। की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के काम नहीं आता, आने लगेगा। आप उत्तराखंड के उस यंग जनरेशन को इतनी शानदार एजुकेशन दे दो, वो उसी संसाधन से उत्तराखंड को एक नया उत्तराखंड बना के दिखा देगा। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। और एक क्योंकि युवा शब्द आपके मुंह से आया, तो ऐसा कहा जाता है कि भारत युवा है, तो ऐसे में युवाओं के लिए आप पार्टी की क्या ऐसी योजनाएं हैं, क्योंकि आने वाला समय युवाओं का है, तो कहीं ना कहीं आप भी युवाओं को फोकस कर रहे होंगे, उसके बारे में भी हम चाहेंगे दो बातें आप। देखिए, हर एक युवा अपनी मेहनत करे, वो चाहे कार चलाए या सरकार चलाए, एक कंपनी में एम्प्लॉय हो या कंपनी का मालिक हो, सरकारी पद में किसी अफसर बन के बैठा हो, मंत्री बन के बैठा हो या किसी दफ्तर में क्लर्क बन के बैठा हो, सब अलग अलग काम करेंगे, लेकिन हर युवा क्रिटिकल थिंकिंग वाला हो, प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला हो। पहली जरूरत ये है, इसीलिए हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। उसको उसके अंदर कट्टर देशभक्ति हो, वो क्लर्क बन के बैठे तो रिश्वत ना ले, अफसर बन के बैठे तो रिश्वत ना ले, हैं कार चलाए तो लाल बत्ती जंप ना करे और सरकार चलाए तो रिश्वत ना ले। वो ऐसा यूथ हमें स्कूल से ही निकालना है और उसको फिर रोजगार मिले, वो रोजगारों की लाइन में ना खड़ा हो बल्कि रोजगार देने वाला बने। अगर युवा रोजगार देने वाला बन गया तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, देश की तरक्की कर जाएगा। तो युवाओं को लेके जो भगत सिंह जी ने सपना देखा, बाबा साहब ने जिसके लिए संविधान लिखा कि हर जाति हर धर्म के आदमी को आगे लेके आइए, बराबरी का हक दीजिए, सही सरदार भगत सिंह जी ने सपना देखा कि उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, वो मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए। ये यूथ खड़ा करना है देश में, और वो एजुकेशन के जरिए होगा, राजनीति के जरिए होगा, सरकार की पॉलिसी से निकलेगा। तो ऐसा लगता है कि जो आप उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने जा रही है, तो युवाओं की भागीदारी ज्यादा दिखेगी हमें वहाँ? युवाओं का ही तो सपना है। आज युवाओं की सबसे ज्यादा समस्या है कि उत्तराखंड के युवा को पहाड़ में काम नहीं मिल रहा। उत्तराखंड की एक लड़की अगर कहीं पहाड़ में उसकी शादी हो जाती है तो प्रसव पीड़ा के लिए उसको 10 किलोमीटर दूर चारपाई पे डाल के पैदल लाना पड़ता है। वो भी युवा है। युवा खाली एक लड़का नहीं है जो कहीं है, वो लड़की भी युवा है जो पहली प्रसव पीड़ा दूसरी प्रसव पीड़ा से गुजर रही है और उसकी डेथ हो जा रही है वहाँ पे, वो भी युवा है। तो युवा उत्तराखंड के लिए, उस सपने के लिए जिन्होंने, जब ये जो उत्तराखंड के क्रांतिकारी लोग हैं जब युवा थे, इन्होंने सपना देखा था 20 साल पहले कि अपना उत्तराखंड बनाते हैं। 25 साल पहले देखा था, 18 साल पहले सपना सच हुआ। तो उनके लिए काम करना है और उनको लेके काम करना है और उन्हीं के बीच से निकलेगा। मतलब मैं तो उत्तराखंड में कैटलिस्ट का काम कर रहा हूँ, उत्तराखंड के युवाओं के बीच से वहां का नेतृत्व निकलेगा। बिल्कुल, ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, छोटे दल किसी राज्य के लिए कितने जरूरी है? बात छोटे और बड़े की नहीं है, दल चाहे बड़ा हो या छोटा, वो ईमानदारी से राजनीति करे और देश के आम आदमी की बुनियादी जरूरतों पे काम करे। जहां भी आपको मौका मिला है, आपको राज्य में मिला है राज्य में, शहर में मिला है म्युनिसिपल में शहर में, देश में मिला है देश में, आप बड़े हैं या छोटे हों, आपका एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा एजुकेशन है ताकि देश आगे बढ़े, या आप एजुकेशन को बर्बाद करके रखना चाहते हैं ताकि देश को अपनी मूर्खताओं में फंसा के रखें? तो ये इंपॉर्टेंट है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि दल छोटा है या बड़ा है, मेरे को फर्क पड़ता है कि देश के लिए एजेंडा क्या है। तो आजकल राजनीति की जो हम कहेंगे दिशा है, वो आप देखें सामाजिक स्तर पर पहले क्षेत्रवाद हुआ, फिर जातिवाद हुआ, अब जातियों में भी सब जाति हो गया। ये ऐसी चीजें चल पड़ी हैं, इससे लेकर मनीष सिसोदिया जी क्या सोचते हैं? मुझे तो लगता है कि भारतीय होना चाहिए। और बाबा साहब ने जो जिनका मैंने जिक्र किया, भगत सिंह जी ने, गांधी जी ने क्या सपना देखा था कि जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हो तो जाति और धर्म के झगड़ों में पड़े रहना। इसलिए अंग्रेजों से थोड़ी लड़े थे, इसलिए लाठियां थोड़ी खाई थी हमारे लोगों ने, इसलिए खाई थी कि 75 साल का जब जश्न मनाओ तो एक हिंदुस्तान के रूप में मनाना। अगर अब भी नहीं आए तो शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे मनीष सिसोदिया जी, एक ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा को लेकर हमेशा बात करते हैं और बात करनी भी चाहते हैं। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। आज नेटवर्क 10 के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।